हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि हम डीबीटी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने 39 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। और हम आपका डिस्कशन ही नहीं करें, आपको कुछ पॉइंट्स भी दे रहे हैं और कुछ कंसेप्ट हम आपके रिफ्रेश कर रहे हैं। और इसके अलावा इसी चैनल पे सुबह सुबह 10 बजे आपको एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियोस मिल रहा है। हाँ, आप लोग का प्यार उतना ज़्यादा है नहीं उस पर, लेकिन तभी मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना के डाल रहा हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के 40 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन का पहली बात है कि इसमें बताना है आपको ट्रू। क्वेश्चन में क्या बताना है वो देख लीजिए, ट्रू और विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टीज होती है, वह लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को के प्लेन को बदल देता है। मतलब जिस भी फॉर्म में, जिस भी प्लेन से लाइट आ रही होती है, उससे जस्ट 90 डिग्री पे चेंज कर देता है। मतलब इनपुट हुआ लाइट और आउटपुट हुआ लाइट के प्लेन में डिफरेंस होता है। और अगर ये डिफरेंस कोई कर रहा है या कोई मॉलिक्यूल इस तरह से बिहेव कर रहा है कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को बदल रहा है, मतलब पोलराइज लाइट के प्लेन को बदल रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल यह काम करता है उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। जो भी ये काम करता है उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जो कि कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर हमें पूछे आपसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी हम बात कर ले पहले। ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन नंबर 1, कितनी दूर वो चला है, मतलब दी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। दूसरा, कौन सी लाइट है, मीन्स उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। थर्ड पॉइंट कि टेम्परेचर क्या है सिस्टम की, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। एंड लास्ट है हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिसमेट्रिक इन अ लाइट। अब आप जब भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो दो तीन टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, वो देखिए। एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म। डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड सुना होगा, डी कार्बोहाइड्रेट और डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज पढ़ा होगा। और एक होता है आपका डी फॉर्म और एल फॉर्म, एक होता है प्लस फॉर्म एंड माइनस फॉर्म। उसी तरह एक होता है आपका आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पे जो मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से समझिए कि यह डी फॉर्म और ये डी फॉर्म
में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब ये डी फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को बताता है और ये बताता है कि वो जो लाइट को किस डायरेक्शन में मोड़ रहा है। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो के लिए डी और लीवो के लिए एल यूज करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए ही हम प्लस और लीवो रोटेटरी के लिए हम माइनस यूज करते हैं। मतलब दैट इज अ सेम थिंग बट दे डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। मतलब डी फॉर्म इस डी फॉर्म के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। सेम एज ये जो है आर और एस दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट द कन्फिगरेशन इन दैट डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन। मतलब इस डी और एल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। अब मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, डी ग्लूकोज और इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट वो क्या है कि अगर हम डी फॉर्म और एल फॉर्म स्मॉल एल फॉर्म या सॉरी इसको हम यहाँ पे थोड़ा सही से लिखते हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर्स, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें वो भी एक एक मोल मतलब इक्विमोलर में, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा, ये जो मिक्सचर बना यह आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको आप कैसे समझोगे? समझो, आपने 12th में पढ़ा है कि यह एक प्रिज्म है और जैसे ही हम प्रिज्म पे कोई लाइट देते हैं ये लाइट अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। बट अगर हम इसी के साथ एक और प्रिज्म दे दें तो अब यहाँ से ये सारी लाइटें एक साथ मिलके अब एक लाइट आउटपुट होगी। मीन्स दैट इज अ इनपुट एंड दैट इज अ आउटपुट। इन दोनों में सेम प्लेन दिखाई दे रहा, सेम चीज है, सेम ऐसा ही होता है। डी फॉर्म अगर किसी को इधर की तरफ रोटेट कर रही है, मतलब मान लो हमने यहाँ पे दिया और ये 60 डिग्री पे इसको रोटेट कर दी इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, फिर दूसरा एल फॉर्म ने फिर इसको वापस उसी कंडीशन पे ले आएगा और वापस हमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा इनपुट और आउटपुट लाइट्स के डायरेक्शन में, उसके प्लेन में। तो अगर हम इक्विमोलर में दो आइसोफॉर्म को ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर हमारा बनता है वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा दो पॉइंट और कि जो कायरल सेंटर है, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, कायरल कंपाउंड वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रखिएगा, कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और अ कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कायरल कंपाउंड कौन होते हैं? कायरल कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल दैट इज एक्स इज अ मॉलिक्यूल, अगर ये डिफरेंट नॉट बी, अगर ये जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से ऐड हो तो इसे हम कायरल कार्बन या कायरल कार्बन कर दो कायरल कार्बन कहेंगे,
और इस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड कहेंगे। पर अगर कंडीशन कुछ ये हो कि इस तरह से, तो इस तरह के कंपाउंड को हम ए कायरल कहेंगे। ग्लाइसिन जो है ये एनेस्थेसिया माइनस, ग्लाइसिन एक अकायरल कंपाउंड, अकायरल अमाइनो एसिड है, और यह एक ऐसी अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। दैट इज वन पॉइंट। वी विल डिस्कस द अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट में जो आपका मीजो कंपाउंड होता है, मीजो कंपाउंड आपका ए कायरल कंपाउंड होता है। ए कायरल कंपाउंड होता है, अकायरल कंपाउंड होता है। मीजो कंपाउंड क्या होता है आपका? अकायरल कंपाउंड होता है। और मीजो कंपाउंड के पास अकायरल कंपाउंड है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट मीजो कंपाउंड के पास मल्टीपल कायरल सेंटर हो सकते हैं, मल्टीपल कायरल सेंटर हो सकते हैं, या मल्टीपल स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं। मीन्स मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसके पास अकायरल कंपाउंड अकायरल सेंटर होता है या अकायरल कंपाउंड है वो, लेकिन उसके पास कायरल सेंटर्स हो सकते हैं। दैट इज ट्रू। पहला वाला में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव ना होके इनएक्टिव होता है। यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड होता है। जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने कल ही डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो कि डीएनए मिथाइलेशन साइटोसिन में हो, साइटोसिन पोजीशन पे होता है, और इन केस ऑफ द एनिमल यह सीपीजी मोर देन 98% में सीपीजी में होता है इन केस ऑफ द एनिमल। बट प्लांट के केस में आपका यह दोनों पोजीशन पे होता है। एक को बोलते हैं हम सिमेट्रिक पोजीशन, मेट्रिक, और दूसरा असिमेट्रिक। असिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपका सी एच जी है, जहां पे एच ए टी और सी हो सकता है, और असिमेट्रिक में सी एच और एच है, जहां पे एच आपका ए टी और सी कुछ भी हो सकता है। तो पहला सी एच जी ये वाला सही है, और दूसरा सी एच एच, सी एच एच। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन. Then we will go in the further, and that question is a too simple question. क्यों? देखो, ये मैंने बनाया एक, जो कि आपका हम इसको मान रहे हैं प्रमोटर। यहां पे है आपका ई एन आर, और ई एन आर जो है, ई एन होता है आई एन आर, इसे हम इनिशिएटर कहते हैं, इनिशिएटर कहते हैं। और
इनिशिएटर के पास एक सीक्वेंस होती है जो कि इस तरह से होती है, ACC AUG मान लो। एक ऐसी सीक्वेंस जहां पे बीचों बीच में आपका AUG आ जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कोडॉन। ऐसे सीक्वेंस को हम कोजैक कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं। ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच में इनिशिएटर मतलब फर्स्ट कोडॉन आ जाए जो कि मेथियोनिन को कोड करता है, उसे हम कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक। इसी से थोड़ा दूर पे -26 पे, -26 से -31 पे एक और सीक्वेंस होता है जिसे हम TATAT मीन्स TATA टाटा बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज होता है उसे बोलते हैं TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बॉक्स से आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ऐड होता है। और इससे जस्ट थोड़ा पीछे मीन्स 32 से 37 आपका एक और सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं BRE। और BRE जो होता है ये आपका होता है GGGCGCC। और इसे हम बोलते हैं BRE ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B रिकॉग्निशन एलिमेंट। तो आपके पास टोटल 1 BRE होता है, दूसरा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, तीसरा इनिशिएटर होता है। और इसके अलावा यूकैरियोटिक प्रमोटर में एक और चीज होता है जिसे हम बोलते हैं द डाउनस्ट्रीम मोटर एलिमेंट DPE। तो इसका करेक्ट आंसर BRE और कोजाक कंसेंसस सीक्वेंसेस है, क्योंकि यह हमारा यूकैरियोटिक के केस में पूछ रहा था। वहीं पे अगर आपसे यह प्रोकैरियोटिक के केस में पूछता तो आप इतना याद रखो कि प्रोकैरियोटिक के केस में -10 एलिमेंट होता है, -10 मोटिव 10 एलिमेंट होता है। और इसी को हम प्रीव नाउ बॉक्स कहते हैं। और इसके बाद इधर 35 पोजीशन पे 35 एलिमेंट होता है जिसे हम TTGACG बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिवनाव प्रोकैरियोटिक में होता है, 10 मोटिव प्रोकैरियोटिक में होता है, और टाटा भी आपका किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। तो BRE और कोजाक सीक्वेंस आपका कहाँ पे होगा, ये दोनों आपका होता है यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग रीजन में। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से। तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ द RNA पॉलीमरेज सेकेंड में आपका प्री
इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है आपका इनिशिएशन शुरू होने से पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के असेंबली से बनता है। और इसमें मेन रूप से 6 जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो 6 जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, नहीं डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। कौन सा नहीं होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट प्रेजेंट। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं होता है, ये दो नहीं होता है। तो ए से लेके एच तक के बीच में सी और जी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। तो देख लो यहाँ पे दे रखा है जी, यहाँ पे दे रखा है जी, यहाँ पे दे रखा है सी, नहीं होता बच्चा। एक ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो द ग्रोइंग बैक्टीरिया कल्चर डबल इन 1 आवर। याद रखना हमने कहा कि शुरू में एन नॉट है और 1 घंटे में ये 2n नॉट हो गया, डबल हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये नहीं बोल रहा है कि डबलिंग टाइम 1 घंटा है, डबलिंग टाइम नहीं बोल रहा कि ग्रोइंग बैक्टीरिया कल्चर ग्रो हो रहा है, वो 1 घंटे में वो डबल हो जाता है जितना उसका शुरू में होना चाहिए था। तो इंक्रीज द सेल मास इन 30 मिनट कितना होगा? तो मतलब 60 मिनट में आपका डबल हो रहा, मतलब 59 मिनट पे वो 50% होना चाहिए और 48 मिनट पे आपका वो 25% होना चाहिए। मीन्स 30 मिनट पे वो 50 से लेस देन होगा। तो लेस देन 50% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही आप समझ रहे होगे। बट आप वीडियो को ना ही लाइक कर रहे हो, ना ही आप नीचे कमेंट कर रहे हो, मतलब आप मोटिवेशन दे ही नहीं रहे हो, ना ही आप वीडियो को शेयर कर रहे हो। तो क्या चाहते हो हम बंद कर दे पढ़ाना? अगर नहीं चाहते हो पढ़ाना हम बंद कर दे तो यार कमेंट उमेंट कर दिया करो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को इधर उधर शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। अकेले थोड़ी, कंपटीशन नहीं होगा तो कभी सक्सेस नहीं आएगा। कंपटीशन नहीं है तो क्रिएट करो कंपटीशन, पहले गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला कंपटीशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जाओ जाके बायोइनफॉर्मेटिक्स की वीडियोस देखो, बहुत काम आने वाला है। आज मैं बोल रहा हूँ तो तुम नहीं देख रहे हो, पेपर वाले दिन मेरी बातें याद करोगे पेपर में बैठ के कि काश PDF पढ़ लिए होते, काश सर का वीडियो देख लिया होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।